तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो ज्योग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स के चैप्टर वाइज जो एनसीईआरटी का 9th क्लास से मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, क्योंकि यहीं से आपके जितने भी बीपीएससी या जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो या बीएसएससी का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम आपके यहीं से आएंगे। तो आपका ये पहले चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन लेके आया हूँ और साथ ही साथ एक क्वेश्चन से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्कस भी करने जा रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक आप लोग सब कुछ देख लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कर्क रेखा है क्या। ये है आपका, मान लो इंडिया है, तो इंडिया अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जो अगर कर्क रेखा की बात अगर मैं करूं, अगर मैं कर्क रेखा की बात करूं तो ये आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो रेखा होती है, ये ग्लोब है मान के चलो, तो ये आपका विषुवत रेखा है। तो 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है वही आपका क्या है, कर्क रेखा है, उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में। वही मकर रेखा 23.5 डिग्री नीचे जो होता है वो आपका मकर रेखा है 23.5 डिग्री। तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, ये आपको पूछा है। तो आपको ये समझना है कि भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपको इसका आइडिया हो गया तो भारत थोड़ा में ऐसे आप दिमाग में थोड़ा बना लेना, ठीक है, कि भारत का मानचित्र आपको, तो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है ये आपको समझना होगा। तो ये आपका गुजरात से, यहाँ से गुजरता है गुजरात, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद आपको राजस्थान भी, दूसरा राजस्थान भी, दूसरा आपको मैंने पहले कहा गुजरात, दूसरा कहा राजस्थान, ठीक है, पहला मैंने कहा गुजरात, दूसरा मैंने कहा राजस्थान, तीसरा मैंने कहा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपको झारखंड, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है, उसके बाद त्रिपुरा से होकर के गुजरता है और मिजोरम से होकर गुजरता है। और एक आप ट्रिक के रूप में रह सकते हैं कि मित्र पर गमछा झार, गमछा झार। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा, गमछा झार मतलब हो गया मित्र मिजोरम त्रिपुरा, मित्र पर पश्चिम बंगाल, उसके बाद गुजरात, गुजरात, ठीक है, गमछा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि 5 3 8 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो किन से होकर के नहीं गुजरती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आपको ये बात पता चल गया कि किन किन से होकर के गुजरता है, तो आप आसानी पूर्वक इसमें क्लिक कर सकते हो कि किन से होकर नहीं गुजरती है। तो मैंने पहले कहा आपको कि एक क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन ध्यान देंगे कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जो अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें, भारत के अक्षांशीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है। तो अगर मैं अक्षांशीय विस्तार, तो सबसे पहले आपको समझना होगा अक्षांशीय विस्तार ये होता है, ठीक है। तो भारत का जो उत्तर, मतलब अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो भारत का उत्तर दक्षिण में फैलाव है, इसका उत्तर से दक्षिण में फैलाव है, ठीक है। तो भारत का जो उत्तरतम बिंदु है उत्तर में, ये आपका वो है आपका सागर माथा के पास जम्मू कश्मीर में, सागर माथा जम्मू कश्मीर, सागर माथा के पास जम्मू कश्मीर में, जो मतलब 37 डिग्री 6 मिनट ये आपका नॉर्थ है। और दक्षिणतम अगर बात करें तो वो आपका हो गया कन्याकुमारी, तमिलनाडु में, दक्षिणतम बिंदु। तो कन्याकुमारी में आपको 8 डिग्री और 4 मिनट है। तो अगर दोनों को हम माइनस करते हैं तो लगभग 29 डिग्री
उत्तर से दक्षिण तक, यानी लगभग आप 29 कह सकते हो, यानी 30 डिग्री में आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। बात समझ में आ गया होगा आपको। भारत के देशांतरीय जो विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? क्वेश्चन क्या पूछा गया? भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? यहां पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? उस पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा गया आपको कि अक्षांशीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है। यहाँ पर आपका हो गया देशांतर। तो देशांतर तो पूरब से पश्चिम होती है, ठीक ना, ऐसे खींची जाता है। ये रेखा है उत्तरतम और दक्षिण, ये हो गया आपका पश्चिम और ये हो गया आपका पूरब। तो पूरब में अगर हम बात करें, पूरब से पश्चिम में जो फैलाव है देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा है। तो पूरब से पश्चिम की अगर हम बात करें तो ये आपका पूर्वोत्तम सबसे, ये है इंग्लिश बंगाल की खाड़ी के पास जो अरुणाचल प्रदेश में है, और ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट, 97 डिग्री इतना। और पश्चिमतम अगर हम बात करें तो ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूरब है। ये गुजरात के कच्छ के क्षेत्र तक है ये फैला हुआ। तो ये दोनों को अगर हम माइनस करें तो यहाँ पर भी आपको 29-30 डिग्री के आसपास दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी आप 30 डिग्री ही क्लिक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत की स्थलीय सीमा इसकी तटीय सीमा से लगभग कितनी गुनी अधिक है? तो आपको क्या समझना है? आपको समझना है सबसे पहले, क्वेश्चन आपको क्या समझना है कि स्थलीय सीमा और तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी ज्यादा है। तो स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा ये हो गया जहां से समुद्र चालू नहीं है। ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ बंगाल की खाड़ी, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा। ये स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो 15,200 किलोमीटर हो गया। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर स्थलीय सीमा, लेकिन यहीं पर तटीय की बात करें तो तटीय में हो गया आपका 7516 किलोमीटर, ठीक है। और दोनों को अगर हम माइनस करें 15,000 में से, अगर हम माइनस करें 15,200 में से 7516 किलोमीटर को अगर माइनस करते हैं तो इसका मतलब भारत का स्थलीय सीमा उसकी तटीय सीमा से लगभग 7,000 से 7,500 के आसपास है। तो अगर हम दुगुना, अगर हम कह सकते हैं आसपास दुगुना है, ठीक है, आसपास दुगुना है कह सकते हैं, और तो दुगुना के अलावा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपको फैक्ट को समझना है और एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होते जा रहे होंगे। कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? क्वेश्चन है कि कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है। तो हमें क्या समझना है? हमें समझना है उत्तर प्रदेश को कौन कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो टच करता है, ये आपको समझना है। तो कौन सा पड़ोसी देश हो सकता है? तो भाई उत्तर में सिर्फ नेपाल ही जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में केवल केवल नेपाल से उनकी सीमा साझा होती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अगले अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का एरिया कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये क्वेश्चन आपका है। तो भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना हो गया? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपको समझना है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत 7वां जो है वो बड़ा देश है। और ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थल भाग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन कह रहा है भारत का जो क्षेत्रफल है वो कुल जो स्थल भाग है उसके क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है।
तो अगर कुल स्थलीय क्षेत्रफल विश्व की अगर बात करें, कुल कुल अगर टोटल लैंड एरिया ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो 14.84 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसमें से भारत का जो एरिया है वो है 32.87 किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान देना, 32.87 किलोमीटर स्क्वायर। आप पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें एरिया की, स्थल भाग की, तो 14.84 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। तो अगर प्रतिशत निकाल लें इसका, तो भारत का क्षेत्रफल हो गया कितना? तो भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 3.287 बाय 100, अगर मैं लाख में ले लेता हूँ उसे, और 148.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसको अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ये आपका लगभग आसपास आ जाएगा 2.4%। यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के जितने क्षेत्रफल हैं, स्थलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत की भूभाग जो है वो उत्तर से, जो है फिल इन ब्लैंक्स, उत्तर से और फिल इन ब्लैंक्स उत्तरी अक्षांश तक कितनी फैली है, क्या फैली हुई है, ये आपको समझना है। तो अगर हम भूभाग की बात करें तो उत्तरतम और दक्षिणतम अगर हम बात करें उसकी अक्षांश की, तो 37.5 डिग्री से 8 डिग्री जो डिग्री जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, जो कन्याकुमारी तक ये फैली हुई है। आपको 37.37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट तक, ठीक है, फैली हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कोई अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है, भारत फिल इन ब्लैंक्स पूरब और फिल इन ब्लैंक्स पूर्व जो देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अभी हमने चर्चा भी किया कि भारत का जो है वो आपको कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। भारत में पूरब में अगर बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट, और पश्चिम में बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम तक। तो ये आपका गैप है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, और क्वेश्चन आपका है कि फिल इन ब्लैंक्स की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो कौन सी जो खाड़ी है भारत को जो श्रीलंका से अलग करती है? तो खाड़ी का नाम आपको याद रखना है कि ये आपका यहाँ पर श्रीलंका है, और ये जो खाड़ी का नाम है वो मन्नार की खाड़ी है। इसका नाम है मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है? मन्नार की, याद रख लीजिएगा, मन्नार की खाड़ी है। यहाँ पे कौन सी है? मन्नार की। और इसके अलावा अगर एक बीच में इसका जो जल डमरू मध्य है, जो वो है पाल्क, पाक, जल, पाल्क, पाल्क PALK। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाल्क जो एस्ट्रेट हैं, यानी जल डमरू मध्य है। ठीक है, और खाड़ी की बात करें तो मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत की स्थिति एशिया के कौन से भाग में है? तो एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया मान लो ये हैं, तो भारत की दक्षिणी, भारत एशिया महाद्वीप पे कौन सा? एशिया वाले दक्षिण भाग में है। ठीक है, भौगोलिक रूप से मध्य एशिया एवं हिंद महासागर के बीच में है। भौगोलिक रूप से देखें हम तो मध्य एशिया और हिंद महासागर के बीच में है, और इसी वजह से भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। भारत एशिया के दक्षिणी भाग में जो है वो दक्षिण एशिया में स्थित है। ध्यान रखिएगा इतना बात। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन फैक्ट आपको मैं एक से अधिक भी बताते चला जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की स्थिति कहाँ पे है? ठीक है, क्वेश्चन है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है वो कहाँ स्थित है? तो अंडमान और अगर निकोबार की बात हम करें तो भारत के ये दक्षिण है, और आपको पूरब इधर है, पूरब है। तो दक्षिण पूरब के, ध्यान रखिएगा कि इनकी स्थिति भारत के दक्षिण पूरब में स्थित है, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल में है। तो अंडमान द्वीप समूह
उत्तरी भाग में, ठीक है, और आपको अगर निकोबार द्वीप समूह दक्षिणी भाग में, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। और अगर हम रणनीतिक रूप से देखें तो सेना, नौसेना और इन सब में भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फिल्म ब्लैंक्स भारत के दो समान रेखाओं में विभाजित करता है। देखिए कौन सी रेखा जो है वो भारत को दो समान भागों में विभाजित करता है, कौन सी रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? तो ये आपको रेखा का जो नाम है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ वह रेखा है तप्तीय रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा जिसको हम कहते हैं। भारत के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। कर्क रेखा जो है भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक है, समान भागों में यह बांटती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। भारत के जो है वो भारत के उत्तरी और दक्षिणी सिरों के बीच कितनी गैप है, कितने किलोमीटर का दूरी है, ये पूछ रहा है। उत्तर से दक्षिण, भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक के बीच का डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये आपका कितना, अब ध्यान दीजिएगा, तो सिंपल तरीके से आपको समझा दे रहा हूं मैं कि अगर उत्तरतम बिंदु अगर मैं देखूं तो 37 डिग्री 6 मिनट का है, और उत्तरतम बिंदु देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट का है। तो दोनों का बीच का गैप जो है वो है 29 डिग्री। तो इस बात को ध्यान रखना कि 1 डिग्री जो अक्षांश होता है उसके बीच में गैप आपको 111। तो अगर मैं 29 डिग्री का गैप है दोनों के बीच में, 111 से मैं गुना करूं तो 3219 किलोमीटर का गैप होगा उत्तर से दक्षिण के बीच में, ठीक है। यानी 3200 के आसपास तो हैं भारत के उत्तर से दक्षिण के बीच में गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के पूरब और पश्चिम के बीच में, भारत के पूरब और पश्चिम के बीच में कितने किलोमीटर का गैप है? तो अब ये तो आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा कि भारत के पूरब और पश्चिम में कितना गैप है। जैसे मैंने आपको बताया वहां पर भी तो 2900 के आसपास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अक्षांश रेखा नहीं है, यहाँ पर देशांतर रेखा है। तो जब देशांतर रेखा की बात आ जाएगी तो फिर थोड़ा चेंज हो जाता है, यानी 1 डिग्री देशांतर, देखो वहां पर भी मैं क्या कहूंगा आपको 29 डिग्री ही है, लेकिन 1 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है वह 111 किलोमीटर गुने कॉस कॉस लैटिट्यूड होता है, यानी कॉस 23 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। यानी 1 डिग्री देशांतर जो रेखा होगी वह आपको 102 किलोमीटर का गैप है। तो 29 को अगर मैं 102 से गुना कर दूं तो लगभग 2958 किलोमीटर होता है, यानी 3000 किलोमीटर के बीच में गैप है देशांतर देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच में जो है वो कौन सा सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उनका नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच में अगर हम सीमा रेखा देखें तो भारत के कौन सा दिशा में है? इस साइड में है। ये जो रेखा अंतरराष्ट्रीय रेखा है उनका नाम है, इसे आम भाषा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, लेक कहा जाता है, LAC। यानी यह सीमा लगभग आपको 3488 किलोमीटर लंबी है। कई क्षेत्रों में यह विवादित है, जैसे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर आपको मिलान करने वाले कुछ क्वेश्चन हैं जिसको आपको समझना है। भारत का मानक यामोत्तर, तो अगर भारत का मानक यामोत्तर की बात करें, भारत का मानक यामोत्तर की बात अगर करें तो वह क्या है? तो भारत का यामोत्तर क्या है भाई? भारत की अगर हम यामोत्तर रेखा की अगर बात करें तो भारत का मानक समय मतलब IST, भारत का मानक समय जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो टाइम यूनिट है वह आपका जो UTC से
साढ़े 5 घंटा एक्स्ट्रा चलता है भारत का टाइम जोन। यानी भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना 5.5 घंटा आगे है। तो आईएसटी के आधार पर अगर देखें, रेफरेंस मेरिडियन की अगर हम बात करें, तो भारत का जो यामोत्तर रेखा है जो 82.5 डिग्री है, देशांतर रेखा, पूरब देशांतर रेखा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें आपका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। रेड क्लिफ लाइन की अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन के बीच में है। और सार्क जो है वो आपको 8 दिसंबर 1985 में इसका स्थापना हुआ था। तो हम थोड़ा सार्क के बारे में देख लेते हैं कि सार्क के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सार्क के बारे में, उसकी स्थापना कब हुआ, इसका क्या उद्देश्य है और कितने देश इसमें है, ठीक है। तो सार्क के बारे में अगर हम समझें तो सार्क का मतलब हो गया साउथ, ध्यान देना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इनकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, और ये ढाका बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश के ही राजधानी है। सार्क की स्थापना आपको 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश में ही हुआ था, ठीक है। और इसमें दक्षिण एशियाई देश में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहयोग कैसे बढ़िया रहे, बेहतर रहे, इनकी व्यापार, इनकी एजुकेशन, इसमें जो शिक्षा है, विज्ञान है, तकनीक है, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इन सब में कैसे सहयोग मिले एक दूसरे देशों को, इसको लेकर के ये एसोसिएशन बनाया गया था। अगर हम सदस्य देशों की बात करें तो 8 मेंबर कंट्रीज थे, जिसमें आपको भारत था, पाकिस्तान था, और उसके बाद आपका बांग्लादेश था, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद श्रीलंका, ठीक है, उसके बाद मालदीव और अफगानिस्तान। अगर हम ठीक है, ये 8 देश अभी जितना हमको पता था। इस सार्क में एक्स्ट्रा देश भी जुड़ा है शायद। तो एक्स्ट्रा देश कौन कौन सा जुड़ा है सार्क में? अगर हम बात करें एक्स्ट्रा देश, तो पहले सार्क में शायद मतलब 7 ही था पहले, अब 8 है। वो है अफगानिस्तान एक, ठीक है। तो अफगानिस्तान आपको एक 8वां देश हो गया है। तो इस बात जो 2007 में शामिल हो गया। तो इस तरह से 8 देश है, ठीक है। आपको याद रखना है इस चीज को। अगले क्वेश्चन की ओर चलें हम। क्वेश्चन है, कोलकाता एवं अहमदाबाद के सूर्य वर्ष में 2 बार लंबत चमकता है, लेकिन श्रीलंका में नहीं। क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कोलकाता एवं अहमदाबाद में सूर्य वर्ष में 2 बार लंबत चमकता है, पर दिल्ली एवं श्रीलंका में नहीं। क्यों? क्यों ऐसा होता है? अगर हम अहमदाबाद, सूर्य वर्ष में 2 बार लंबत चमकता है, क्यों चमकता है भाई? और वो भी मैंने कहा मैंने आपको कहा कि कोलकाता एवं अहमदाबाद में सूर्य वर्ष में 2 बार लंबत चमकता है, पर दिल्ली और श्रीनगर में नहीं चमकता है। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये आपको समझना है। तो सूर्य का लंबत चमकना आखिर होता क्या है लंबत चमकना? इस बात को तो पहले समझना पड़ेगा आपको। इस थ्योरी को समझने के लिए, आपको क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि सूर्य का लंबत चमकना होता क्या है। कि जब सूर्य जो है, जब क्या होता है, सीधे सिर के ऊपर आ जाए, उसकी किरणें धरती पर सीधी पड़ती है, जब पड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सन एट जेनिथ, मतलब सूर्य का लंबत चमकना। यह केवल कहाँ हो सकता है? 0 डिग्री देशांतर, ये जो रेखा है आपको, भूमध्य रेखा, और कहाँ पे 23.5 डिग्री के बीच के जो अक्षांश, इसी बीच में जब आएगा सूर्य तभी तो आपको डायरेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इस अक्षांशीय सीमा के बाहर सूर्य कभी सीधे नहीं दिखता है, ध्यान रखिएगा।
जब सूर्य की किरण इस पर आएगी तभी सीधे पड़ेगी। तो अहमदाबाद में सूर्य जो है साल में 2 बार सीधे पर आता है, 22.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ। और कोलकाता में आपका, कोलकाता जो हो गया आपका यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको कर्क रेखा और मैंने कहा विषुवत रेखा, इन दोनों के बीच में जब सूर्य आती है तो डायरेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये आपको 22.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री के आसपास, 23 डिग्री के आसपास डायरेक्ट अहमदाबाद में, गुजरात में और यहाँ पर कर्क रेखा। और ये तो कर्क, मैंने कहा विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच जब सूर्य आती है तभी सीधे पड़ेगी, तो इसलिए ये आपको डायरेक्ट। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें दिल्ली का, तो वो 28 डिग्री चल जाता है और श्रीनगर 34 डिग्री के आसपास। तो ऐसे स्थिति में कर्क रेखा उत्तर में सूर्य कभी सीधे नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखें कर्क रेखा और विषुवत रेखा का है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, कन्याकुमारी दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? दिन रात की अवधि में अंतर होता क्यों है? दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है? अंतर क्यों होता है भाई? जब पृथ्वी अपने ध्रुव पर झुकी होती है, पृथ्वी जो है थोड़ा अपनी क्या है, जो ध्रुव पर झुकी हुई है, ठीक है। इसलिए जब सूर्य की किरणें किसी स्थान पर, किसी भी स्थान पर पड़ती है तो दूसरे स्थान पर सूर्य का कोण अलग हो जाता है थोड़ा। इससे दिन और रात की लंबाई अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग होती है। इसलिए क्या होता है, अलग अलग समय, मैंने क्या कहा, सूर्य की किरणें किसी भी स्थान पर सीधे पड़ती है तो दूसरे स्थान पर सूर्य का किरण क्या होता है, वो अलग होता है। इसके कारण से दिन और रात की लंबाई अलग अलग होती है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये उत्तरी वाला पार्ट जो भारत का है, वह उत्तरी अक्षांश पर दिन और रात में अंतर अधिक होता है, ठीक है। और गर्मियों के दिन में वो रात छोटी होती है और सर्दियों में इसके विपरीत होती है। कन्याकुमारी में भूमध्य रेखा के नजदीक होने के कारण, भूमध्य रेखा के नजदीक कन्याकुमारी में होने के कारण दिन और रात यहाँ पे समान होते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में सिंपल सा है कि वहां पे उत्तर मतलब दिन रात का अंतर अधिक होता है और इसमें कम होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अरुणाचल क्वेश्चन है आपको, अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले सूर्योदय क्यों होता है? 2 घंटे पहले सूर्योदय क्यों होता है? तो अगर हम बात करें तो पहले आपको स्थिति देखना पड़ेगा। तो अरुणाचल प्रदेश है कहाँ? यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सूर्योदय का समान समय अलग क्यों होता है? मुख्य कारण क्या है, पृथ्वी घूमती है और किधर से किधर घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर। इसलिए पूरब में जो स्थित स्थान है उस पर सूर्य पहले निकलता है और पश्चिम में बाद में, पश्चिम में बाद में। इसलिए इसे देशांतर के समय के अनुसार सूर्य के जो समय का में क्या होता है, अंतर होता है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में पूरब में लगभग 37.5 डिग्री, ठीक है, और ईस्ट होता है, सूर्य जल्दी उगता है। और गुजरात में क्या होता है, 71 डिग्री, 71 डिग्री ईस्ट, इसलिए सूर्य बाद में होता है देशांतर। ये देशांतर का अंतर 26 डिग्री का हो जाता है, 97 और 71 के बीच। गुजरात में 71 और यहाँ पर 97 डिग्री, दोनों के बीच में 26 डिग्री का अंतर। तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। इसलिए 26 मिनट हो गया तो 4 से गुना कर दो आप, 1 घंटा 44 मिनट मीन्स हो गया कितना, आपको लगभग 2 घंटे अंतर दिखाई देगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है, क्योंकि जब हम कर रहे हैं तो पूरा कंप्लीट कर लें, इस चैप्टर को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लें, और आपके ये 12-13 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो इसलिए पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने हमें है, भारत का अधिकतम लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? अगर हम अधिकतम बात करें, भारत की जो लंबाई है अधिकतम वो कितनी है? भारत की अधिकतम लंबाई अगर हम बात करें तो उत्तरतम बिंदु कितना हो गया, 37 डिग्री 6 मिनट, और दक्षिणतम की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट। तो अधिकतम कितना हो गया भाई, 3219 किलोमीटर। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में कि भारत की किस राज्य में सूर्यास्त सबसे पीछे होता है?
अब ठीक देखिए, जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होगा, थोड़ा सोचना है, सिंपल सा बात है, तो सबसे देर कहां पे होगा? जितना पूरब में सूर्य पहले अस्त होगा, सूर्य पहले अस्त होता है, जितना पूरब में सूर्य पहले अस्त होता है, जितना पश्चिम में सूर्य बाद में अस्त होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसलिए भारत के सबसे देर से सूर्यास्त कहाँ होगा? तो भाई सूर्यास्त सबसे देर में कहाँ पे होगा? सबसे देर से सूर्यास्त कहाँ होगा? गुजरात में। कहाँ होगा? गुजरात में, क्योंकि देर से उगता है वहां पे, इसलिए देर से अस्त होता है। सबसे देर से सूर्यास्त सूर्य के पश्चिम हिस्से जो होता है, कक्ष की खाड़ी, वहां पे होता है, क्योंकि देर से वहां पे सूर्य उगता है। ठीक है। कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है? अब सिंपल सा क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, भारत के जो है वो किस भाग से गुजरती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है, किस भाग से गुजरती है? तो ये तो सिंपल है, भारत के किस भाग से? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कौन कौन राज्य से तो मैंने बता ही दिया आपको। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सब सारे हैं 8 राज्य हैं। भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। तो भारत का भौगोलिक स्थिति अगर आप देखेंगे तो दक्षिण एशिया में है। ये कहाँ पे है? भारत एशिया के दक्षिण वाले साइड में है। यह हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से में है। अब भारत का तटीय सीमा अगर हम बात करें तो 7516 किलोमीटर है। अब पूरब में पश्चिम बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में अगर हम बात करें तो हिंद महासागर है, पश्चिम में अगर हम बात करें भारत के, पश्चिम में अगर बात करें इधर भारत के, तो यहाँ पर अरब की खाड़ी है। तो भारत हिंद महासागर के उत्तर हिस्से में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े सभी देशों के नाम लिखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े सभी देशों का नाम। तो भारत से अगर सभी देश की बात करें, 7वां ये है। सबसे पहला रूस हो गया, दूसरा आपको कनाडा हो गया, तीसरा आपको चीन हो गया, चौथा आपको यूएसए हो गया, पांचवा आपको ब्राजील हो गया, छठा आपको ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इस तरह से 7 आपको ध्यान रखना है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 है, यह काफी बड़ा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, भारत किन अक्षांशों और देशांतरों के बीच स्थित है? भारत जो है वो किन अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है? भारत किन अक्षांशों एवं देशांतरों के बीच स्थित है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है। तो अक्षांश और देशांतर तो हम बता दिए, 37.5 डिग्री आपका हो गया उत्तरी अक्षांश अक्षांश, और 8 डिग्री जो है वो दक्षिणी अक्षांश हो गया, उत्तरी अक्षांश हो गया कन्याकुमारी तक। देशांतरीय देशांत लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो 68 डिग्री से आपका 97 डिग्री तक का आपको ध्यान में रखना है, यही उसके बीच का है। भारत के किन अक्षांशों को हो गया, भारत का अधिकतम लंबाई कितनी किस देश में है? अगर कितनी और किस दिशा में है, तो अधिकतम कितनी और किस दिशा में है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अधिकतम लंबाई, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सी भारतीय द्वीप पुंज है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा भारतीय द्वीप पुंज स्थित है? द्वीप पुंज कौन सा है स्थित? क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय द्वीप पुंज कहाँ स्थित है भाई। तो भारत के द्वीप समूह में सबसे दक्षिण पश्चिम द्वीप जो है उसका नाम है अगत्य अगत्य द्वीप। यह लक्षद्वीप द्वीप समूह का हिस्सा है, अरब सागर में है। ठीक है, भारत के 2 द्वीप पुंज कौन कौन है, वे कहाँ स्थित हैं? भारत के 2 द्वीप पुंज कौन कौन है और वे कहाँ स्थित है? 2 द्वीप पुंज की अगर हम बात करें तो द्वीप पुंज में जो है वो है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह, ये भारत के दक्षिण
पूरब में बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप में भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार हो गया, देखिए अंडमान निकोबार लिख लेना। और आपको ये आपको कहा भारत के दक्षिण और ईस्ट और साउथ में है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। वहीं पर अगर लक्षद्वीप की बात हम करें तो साउथ और वेस्ट में है, अरब सागर में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम और बात करें कि लक्षद्वीप में कौन कौन सा है प्रमुख द्वीप, तो ये आपको अरब सागर में, तो ये आपका हो जाएगा अगत्य, मिनिकॉय, मिनिकॉय और करिकॉय, ये सब सारे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो भारत के कौन कौन से पड़ोसी देशों की सीमाएं भारत के स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? तो भाई स्थलीय सीमा में कौन कौन सा हो गया, तो भारत को आपको बना लो, इस देखो पाकिस्तान है ही, चीन है ही, ठीक है, म्यांमार है ही, पाकिस्तान पश्चिमी उत्तर में थोड़ा लद्दाख के पास टच करता है, बांग्लादेश है, भूटान है। ठीक है, उत्तर में आपको नेपाल है, उत्तर पूरब में आपको यहाँ पर जो है वो चीन है, म्यांमार है यहाँ पर। ठीक है, अफगानिस्तान, फिगर आप देख लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में मैंने आपको सारे के सभी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको मैंने बता दिया। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में लेकर के आऊँगा।